काली कमाई का कुबेर कौन, आज बात इसी पर करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप मध्य प्रदेश डिबेट देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकार की नाक के नीचे एक परिवहन आरक्षक ने महज 6.5 साल की नौकरी में करोड़ों की काली कमाई कर ली। करोड़ों की काली कमाई का इनपुट मिलने के बाद लोकायुक्त की टीम ने अगर छापेमारी ना की होती तो पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसका साथी चेतन सिंह बेखौफ आगे भी सरकार को चूना लगाते रहते। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद इस मामले में ईडी और डीआरआई की भी एंट्री हो गई है। साथ ही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सौरभ शर्मा और चेतन सिंह ही किंगपिन हैं या काली कमाई का मास्टरमाइंड कोई और है। काली कमाई का पर्दाफाश होने के बाद कांग्रेस सवाल कर रही है कि प्रदेश में 2 दशक से बीजेपी की सरकार है, इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोकायुक्त की टीम ने सौरभ शर्मा और चेतन सिंह के ठिकानों पर छापा मारा तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि नोट गिनने की मशीन ही नहीं बल्कि सोना चांदी तौलने के लिए तराजू भी मंगाने होंगे। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद भोपाल के मेंडोरी स्थित फार्म हाउस के बाहर एक इनोवा से मिले 54 किलो सोना और 14 करोड़ रुपए नकद, इसी के साथ 200 किलो चांदी की सिल्लियों के साथ आयकर विभाग को एक डायरी भी मिली है। इस डायरी में करोड़ों का हिसाब किताब मिला है। डायरी में कई नेताओं और अधिकारियों के नाम बताए गए हैं। इसमें परिवहन विभाग के 52 आरटीओ सहित कई आला अधिकारियों के नाम शामिल हैं। जांच में कई बड़े नामों और काली कमाई का खुलासा हो सकता है। इसके अलावा त्रिशूल कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के ठिकानों से 3 करोड़ की नकदी मिली है। काली कमाई पर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले नेतागण क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। हमारी सरकार ने कई सारे सरकार के गठन होने के साथ कठोर निर्णय लिए, जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया, सभी टोल बैरियर पर जो वसूली चलती थी या टोल पे शिकायतें थी, हमने सबको अपनी सरकार ने बंद किया। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम किसी भी हालत में किसी तरह के भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें जिस स्तर पे भी कार्रवाई करना, लगातार हमारी सरकार ये कार्रवाई करती रहेगी। हमारे इस सुशासन के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश और हमारे प्रदेश के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के सभी प्रकार के विकास के मामलों को लेकर लगातार चलाते रहेंगे। काली कमाई का कुबेर कौन? देखिए, प्रदेश की जनता खुली आंखों से देख रही है कि 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। किस तरीके से एक सामान्य से आरक्षक के पास धन, मतलब कुबेर का धन मिला है, तो ये बताता है कि किस तरीके से अधिकारी यहां पर लामबंद है और भ्रष्टाचार की काली कमाई उगाई जा रही है। जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, लेकिन वहीं एक तरफ आप देखेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज, कुछ बड़े अधिकारी सब इसमें लिप्त हैं। पूरी कहानी जनता के डोमेन में है और जिसको उजागर धीरे धीरे करना या तेज तेज करना, जैसे भी करना चाहती है, जनता को मूर्ख ना बनाए सरकार को जनता को बताना चाहिए कि इतना धन कहां से आया है। मध्य प्रदेश में जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार सख्ती के साथ निपट रही है। भ्रष्टाचारी कोई भी हो इस मध्य प्रदेश की धरती पर, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाह रहा हूँ, क्या इस प्रकरण में भी अगर आप देखेंगे तो पाते हैं कि ईडी अपना काम कर रही है, इनकम टैक्स अपना काम कर रही है और आर्थिक अपराध जो मध्य प्रदेश की संस्था है पुलिस की, वो अपना काम कर रही है और इस प्रकार से लोकायुक्त भी अपना काम कर रही है और अलग अलग तरीके से अलग अलग जांच एजेंसियां, तमाम आर्थिक आरोपी, वो लोग जो भ्रष्टाचार या अन्य प्रकार के आर्थिक अनियमितताओं में पाए गए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम हो रहा है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अंदर हम जीरो टॉलरेंस के तहत सुशासन दे सके, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और अगर इस प्रकार से कोई आर्थिक अपराध करने वाले या भ्रष्टाचार करने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं तो उसको भी हमारी सरकार की एजेंसियां पकड़ने का काम कर रही है।
और चलिए इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। परिचय मैं आपका करा देता हूं। हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है। बीजेपी की प्रवक्ता हैं। अमित तावड़े जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। वंदना जी, पहला सवाल आप ही से करूंगा। सरकार आपकी है मध्य प्रदेश में, बड़ा आरोप यहाँ पर कांग्रेस ने लगाया है कि इस काली कमाई का कुबेर कौन है। जवाब दे दीजिए इसका सबसे पहले। जी नमस्कार अमनदीप जी, नमस्कार अमित भाई। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई भी हो, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ मध्य प्रदेश की सरकार कार्य करती है। जिस प्रकार से ये सौरभ शर्मा जी का मामला सामने आया है, आपने देखा, ईडी अपना काम कर रही है, डीआरआई अपना काम कर रही है। पूर्व कमिश्नर जो एक पूर्व कमिश्नर है, उनके साथ एक 3 लोगों की टीम को भी गठित कर दिया गया है इसकी जांच करने के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में की जा रही है। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा, जिन जिन लोगों के नाम आएंगे, उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की सरकार ने हमेशा ये कहा है कि भ्रष्टाचार हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई माफिया हो, उस पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करते हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हमने अपनी सारी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया है कि जो भी ये इतना बड़ा मामला हुआ है, इसके पीछे जो जो लोग हैं उन सब का पता लगाया जाए। और उसके बाद सरकार ये पूरा जनता से वादा करती है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों पर की जाएगी जो इस प्रकार से सरकार में रहकर धांधली मचा रहे हैं। और रही बात, जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अभी अभिनव जी को मैं सुन रही थी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब आरोप लगाते हैं, तो अभी जब किसी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है तो आप किसी पार्टी विशेष पर या सरकार पर कैसे आरोप लगा सकते हैं? अगर सरकार में कोई इस प्रकार का भ्रष्ट व्यक्ति है जो अपने पावर्स का गलत उपयोग कर रहा है, तो अगर वो चीज उजागर हुई है तो सरकार उस पर कार्यवाही कर रही है। सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमने हमेशा अपनाई है और अपनाते रहेंगे। और सौरभ शर्मा के साथ साथ जो जो इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज ये कि जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार किसी पार्टी विशेष के साथ जोड़ना गलत है। अगर पार्टी विशेष के साथ कांग्रेस पार्टी जोड़ती है तो आपको मालूम होगा कि गोलू अग्निहोत्री जी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी कंपनीज तो दुबई में भी हैं, दूसरे देशों में भी हैं, और उन पर भी कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। सौरभ शर्मा पर भी कार्रवाई हो रही है। तो जो जो व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो किसी कोई सरकारी नुमाइंदा हो, अगर कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो मध्य प्रदेश की सरकार उसे कड़ी से कड़ी सजा देकर ये सुनिश्चित करेगी कि जीरो टॉलरेंस की जो हम बात करते हैं वो सिर्फ हम कहते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं। चलिए ठीक है वंदना जी। अमित जी, वंदना जी ने कह दिया है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस का मतलब आखिर क्या होता है, मैं ये समझना चाहता हूँ। जीरो टॉलरेंस का मतलब जब होता है कि किसी भ्रष्टाचारी के यहाँ पैसे पकड़े जाएं 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, ये कैसा जीरो टॉलरेंस है जो 100 करोड़ की संपत्ति आरक्षक जैसे पद पर। जीरो टॉलरेंस जब होता है कि जब ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति पहली बार ही जब भ्रष्टाचार कर रहे हो तो वो पकड़ा जाए, उसको जीरो टॉलरेंस कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर लेता है तो ये किसी भी सरकार का फेल्यूर सिस्टम कहलाता है। आप कल्पना करिए कि जब वो व्यक्ति भर्ती हुआ था अनुकंपा नियुक्ति के बाद, उसको अनुकंपा की नियुक्ति मिलना थी स्वास्थ्य विभाग में, जहां पे सबसे ज्यादा अनुकंपा के पद होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सेटिंग करके स्वास्थ्य विभाग में पद ले लिया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कमाई तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब उन्होंने इस्तीफा दिया नौकरी से तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो ये जीरो टॉलरेंस कहना मुझे लगता है कि ये शब्द ठीक नहीं है। और मैं एक बात और कहता हूं कि चाहे गोलू अग्निहोत्री हो या सौरभ शर्मा हो, कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति यदि भ्रष्टाचार में पाया जाता है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि कार्रवाई करे। लेकिन 100 करोड़ का जो बड़ा मामला है, मुझे लगता है
कि अभी आप वरिष्ठ पत्रकार जी भी बैठे हैं, वो अच्छे से समझाएंगे इस विषय को, कि जब तक तत्कालीन परिवहन मंत्रियों और तत्कालीन परिवहन के जो कमिश्नर हैं, जब तक उनसे कठोर मतलब मुझे लगता है कि उनके खिलाफ जांच नहीं की जाएगी या उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आरक्षक जैसे पद पे बैठे व्यक्ति से कोई सच्चाई सामने आ पाएगी। हालांकि हमारी जानकारी के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तो वो दुबई में है। उसको दुबई से लाने के लिए अभी तक क्या क्या प्रयास किए हैं, ये भी कोई अभी बात पता नहीं चली है। और दूसरे जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी का नाम आ रहा है, उनसे क्या बयान लिए गए हैं, कोई बयान अभी तक नहीं लिया गया है। तो अभी तक मुझे लगता है सिर्फ खाना पूर्ति की प्रक्रिया चल रही है। कुल मिला के क्योंकि अमित जी आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्या मैं सही हूँ? देखिए, कोई भी व्यक्ति बता देगा, जब इतने बड़े स्तर पे आरक्षक के यहाँ इतनी सारी संपत्तियां मिल रही हैं, तो कमिश्नर और तत्कालीन परिवहन मंत्री का क्या हाल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो 25 टोल नाके जो जिनको सौरभ शर्मा मैनेज करता था, वो सौरभ शर्मा के कहने पर मैनेज नहीं होते थे। जब तक वहां के अधिकारियों को ऊपर से निर्देश प्राप्त नहीं होता होगा कि सौरभ शर्मा के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग बिठानी है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज आप किसी टोल टैक्स पर बोलिए या किसी भी सरकारी संस्था में, अमनदीप जी आप बोलिए कि मुझे ये पावर दे दिए जाए, या मेरी बहन बोले, या वरिष्ठ पत्रकार बोले, या मैं बोलूं, क्या आपकी हमारी कोई सुनेगा? जब तक शीर्ष नेतृत्व से इनको निर्देश प्राप्त नहीं होंगे, जब तक मुझे नहीं लगता कि कोई किसी की सुनने वाला है। तो ऊपर निश्चित तौर पर इसका जवाब ले लेता हूं, अमित जी आपका जवाब ले लेता हूं वंदना जी से। कार्रवाई की बात आई है, वंदना जी कह रहे हैं कि कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और बड़ी लेवल पर कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी लेवल पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई खुलासे इसमें हो सकते हैं। देखिए अमनदीप जी, अमित जी ने जिस प्रकार से कहा है कि कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है, देखिए कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी ये मामला 2 दिन पहले ही दर्ज हुआ है और इस पर इतना बड़ा स्कैम हुआ है, तो उसमें सारे तथ्य इकट्ठे करने में, सारे गवाहों के बयान लेने में, सारी चीजों में थोड़ा समय अवश्य लगेगा। और जिस प्रकार से वो दुबई में है, वो सब चीजें तो वो समय लेंगी, लेकिन हमें थोड़ा सा समय काल परिस्थिति अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए कि अगर सरकार कह रही है कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे, मुख्यमंत्री स्वयं इस विषय को संज्ञान में ले रहे हैं, उन्होंने कमेटी का भी गठन कर दिया है, तो अवश्य कार्रवाई होगी। चलिए दूसरी बिल्कुल चीज ठीक ये है वंदना जी, मैं आपके पास आता हूं। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार आत्मदीप सर भी जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत करता हूं आपका। सर 100 करोड़ से ज्यादा का ये मामला है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और एक सिपाही के पास इतनी बड़ी रकम और इतना सोना चांदी मिलना अपने आप में सवालों के घेरे में आता है। सर इस विषय पर आप अपना मार्गदर्शन रखें, अपने विचार रखें सर। अमनदीप जी, ये जो भी मामला सामने आया है, इसकी जो भी पृष्ठभूमि रही, उसमें मध्य प्रदेश की कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी अपने दायित्व से नहीं बच सकती है, वर्तमान सरकार भी और इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार रही वो भी, क्योंकि ये करोड़ों की काली कमाई इकट्ठी करना, इतना सोना, इतनी नकदी, ये कोई 2-5 साल का काम नहीं है। ये सिलसिला बरसों से लगातार चल रहा था, जिसको हर शासन में संरक्षण मिला है। इस मामले की चर्चा पूरे देश में है और लोग हमें तो फोन कर करके अलग अलग राज्यों से आश्चर्य कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घपला कैसे इतने वर्षों के बाद सामने आया है। इसमें नेता, अफसर और बाबू तीनों की मिलीभगत बिल्कुल स्पष्ट है। इन तीनों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। और ये कांग्रेस बीजेपी दोनों के शासन में मिलीभगत रही है। इस नापाक गठजोड़ को तोड़ने का कोई प्रयास सबकी जानकारी में होने के बावजूद आज तक नहीं हुआ है। हम सब जानते हैं कि आरटीओ में, हम सभी नहीं, सारे मंत्री, एमएलए, नेता, पार्षद, आम आदमी, हर कोई जानता है कि आरटीओ में कितना भ्रष्टाचार होता है, किस तरह नाके ठेके पे दिए जाते हैं, किस तरह वहां प्राइवेट लोगों की नियुक्ति करके अवैध वसूली होती है। ये कांग्रेस शासन में भी, बीजेपी शासन में भी लगातार सिलसिला चलता रहा है। ये तो अभी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार धन्यवाद की पात्र है कि जिसने इन वसूली के टोल नाकों को बंद करके भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुंह बंद किया है। लेकिन इसके पहले तो बीजेपी शासन में भी चलता रहा और शासन में भी चलता रहा। तो ये जो पूरा गठजोड़ है
और सबसे बड़ा ये इस पे एक सवाल उठता है कि हमारी राज्य की केंद्र की जो भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां हैं, सतर्कता आयोग है, सतर्कता कमिश्नर है, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां हैं, ये सब क्या कर रही थी? इतने सालों से ये भ्रष्टाचार चल रहा था और बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा था, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिला। ये संभव ही नहीं है। कोई भी भ्रष्टाचार नेता, अफसर और सरकारी एजेंसी पुलिस की जानकारी के बिना इतने बड़े पैमाने पे हो ही नहीं सकता है। तो जाहिर है कि इसमें सबकी मिलीभगत रही है, सबने अपने अपने हिस्से की मलाई खाई है, और इसका एक ही हल है कि सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाए। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की जो घोषणा सब दलों की सरकारें करती है, लेकिन ये दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार में भी हमने देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, राजस्थान में भी देखा, ये व्यवहार में सही नहीं है, केवल कहने के लिए बात है। अभी भी आप देख लीजिए, ये तो केवल परिवहन विभाग से जुड़ा है। ये जो अभी जमीनों का बड़ा घोटाला आ रहा है, बिल्डर, नेता और अफसरों की मिलीभगत से किस तरह से भोपाल के आसपास करोड़ों की जमीनें खरीदी गई है होने पौने में, ये सारा काला पैसा इसमें नेता का भी लगा, उद्योगपतियों का भी लगा, अफसरों का भी लगा है, और अखिल भारतीय सभाओं के अफसरों का लगा है। इसके सबूत भी सामने आ रहे हैं जो अलग अलग एजेंसी जांच में। तो इस सारे गठजोड़ की पोल खोलने के लिए, इसकी सुराग नशी करने के लिए, मुखबिरी करने के लिए हमारा जो भ्रष्टाचार निरोधक तंत्र है वो क्या कर रहा था? इतने सालों से ये करप्शन चल रहा, इतनी बड़ी रकम काली कमाई इकट्ठी कर ली गई और वो एजेंसियां मौन रही। अभी किसी ने शिकायत की तो ये मामला सामने आया। तो ये भी एक प्रश्न है कि इन एजेंसियों की भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए, और सारी प्रक्रियाएं जितनी गवर्नमेंट के कामकाज की है, लेन देन से संबंधित और सरकारी कामों के ऑर्डर देने से संबंधित सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपके पास आना चाहूँगा वंदना जी। 1-2 साल के अगर अंतराल को मैं छोड़ दूं तो पिछले 20 सालों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार, आप लोगों की तरफ से लगातार ये दावे किए जाते हैं, सरकार अच्छा काम भी कर रही है। अभी टोल नाके पर जो सरकार ने फैसला लिया वो काफ़ी ऐतिहासिक है, स्वागत योग्य है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन 20 साल से वंदना जी बीजेपी की सरकार है और ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। उस समय क्या जांच एजेंसियों को इसकी भनक नहीं लगी कि इतना बड़ा गोरख धंधा, काला बाजारी एक तरह से हो रही है यहाँ पर, कि एक कांस्टेबल के पास से 100 करोड़ रुपए की राशि मिलती है, इतनी ज्यादा मात्रा में सोने, चांदी, हीरे जेवरात मिलते हैं? देखिए अमनदीप जी, जिस प्रकार से माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा है कि टोल नाकों को बंद करने का जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, ये कहीं ना कहीं हमने भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए ही लिया है। और अगर इस प्रकार का कोई लूप होल हुआ है और अगर इसमें कोई अधिकारी या कह लीजिए नेता भी शामिल है, तो वो सारी चीजें परत दर परत जैसे जैसे जांच होगी वो सामने आएगी। अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है, और अगर ये खुला है तो अवश्य ही परत दर परत जब सारी जांच होगी और जो भी लोगों, जिन भी लोगों के इन्वेस्ट में नाम आएंगे वो अपने आप सामने आ जाएंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज कम से कम हमारी जितनी भी नेशनल एजेंसीज हैं, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, DRI हो, सब इस पर काम कर रहे हैं। तो ये जो मामला हुआ है ये अपने एंड रिजल्ट तक जरूर जाएगा। और देखिए किस प्रकार से कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लोकायुक्त की टीम वहां पहुंच भी चुकी है। तो ये तो हम मानकर चलें कि जो भी है बहुत जल्दी हमारे सामने होगा, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, कोई भी अधिकारी हो या कोई भी हो। अगर कोई प्रदेश के धन को इस प्रकार से गलत तरीके से अपने फायदे के लिए अर्जित कर रहा है, प्रदेश का जो जनता का कमाया धन अगर कोई अपने फायदे के लिए इस प्रकार से गलत तरीके से उसकी काला बाजारी करके अपने पास ला रहा है, तो वो व्यक्ति दोषी है और उस व्यक्ति पर कार्यवाही की जाएगी। चलिए ठीक है अमित जी, वंदना जी ने कह दिया है कि जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि परत दर परत रिपोर्ट आएगी, फिर जिनका जिनका नाम इसमें शामिल है उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक हिसाब से वंदना जी भी सही कह रही हैं, तो ऐसे में विपक्ष को भी थोड़ा सा धैर्य रख लेना चाहिए। देखिए वंदना जी हमारी बहुत अच्छी प्रवक्ता है, मेरी बहन है, एक अच्छे प्रशासनिक परिवार से आती हैं, और जो बातें उन्होंने कही हैं यदि वो वास्तव में चरितार्थ होती हैं तो मैं बिल्कुल स्वागत करूंगा।
लेकिन बात दरअसल ये है कि आप इससे पहले जितने छापे डले हैं मध्य प्रदेश में, आपको टीनू जोशी, अरविंद जोशी से लेके सारे प्रकरण याद होंगे, जहां 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की पूरा लेखा जोखा सब चीजें मिली थी। लेकिन उनमें क्या कार्रवाइयां हुई हैं उसको लेके यदि हम देखते हैं तो एक निराशा का माहौल बनता है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल हैं, सरकार ने हमको विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, सरकार का गुणगान करने के लिए तो जनसंपर्क विभाग है ही सरकार का, जहां डेली 2-4 करोड़ रुपए लेकर सरकार का गुणगान किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। अब चूंकि हमको विपक्ष की जिम्मेदारी दी है और मध्य प्रदेश की जनता के मन में ये बात है कि जब एक आरक्षक मध्य प्रदेश में अपने 6 साल की सेवा में 100 करोड़ को पार कर सकता है, तो 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री विधायकों के पास कितनी संपत्तियां होंगी। कम से कम ये नहीं हो तो जो उस समय के जो परिवहन मंत्री हैं, कम से कम उनसे पूछताछ तो होना चाहिए। उस समय के जो प्रमुख सचिव परिवहन है उनसे पूछताछ होना चाहिए। उस समय के सामने आएगी, परत दर परत रिपोर्ट सामने आएगी, जो भी इसमें शामिल होगा सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वंदना जी ने वही बात कही और मैंने धैर्य रखने की बात कही थी विपक्ष से। आप समझिए, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, यदि मेरी बहन ये कह दे कि तत्कालीन परिवहन मंत्री और तत्कालीन कमिश्नर और पीएस से पूछताछ होगी तो हम स्वागत करेंगे इस बात का। भाई आप, हम, आदमी जी या वंदना जी सभी ये चाहते हैं कि जो दूध का दूध है, पानी का पानी होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता भी यही चाहती है, क्योंकि मध्य चलिए प्रदेश ठीक है में अमित तो जी, ये- हम लोग डिबेट के एकदम अंतिम कड़ी में हैं और मैं इस बीच वरिष्ठ पत्रकार आत्मदीप सर आपका रुख करना चाहूंगा। सर समय बहुत कम है, अब ऐसा तो हो चुका है 100 करोड़ रुपए कांस्टेबल के पास मिल चुके हैं और सरकार के नाक के नीचे इतना कुछ होता रहा। अब सरकार की सर नैतिक जवाबदेही क्या बनती है? देखिए, एक तो प्रश्न मैं दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से करना चाहूंगा कि वो बताएं कि क्या उनके शासन में किसको ये पता नहीं है कि आरटीओ में कैसे कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे कैसे परिवहन चौकियां बिकती है, कैसे आरटीओ की पोस्ट पे पैसे लेके नियुक्तियां होती है, आरटीओ के इंस्पेक्टर्स की नियुक्तियां होती है, सबको ये पता है। और आपको आश्चर्य होगा, राजनीतिक दलों की जितनी रैलियां होती है, वो कांग्रेस का शासन रहा है, भाजपा को, आरटीओ को ही कहा जाता है कि वो इतनी गाड़ियां भीड़ लाने के लिए फ्री में उपलब्ध कराएं, बसें वगैरह, ठीक है। और चुनाव में सबसे बड़ा चंदा देने वाले पार्टियों को उगाही करके ये आरटीओ के ऑफिसर्स होते हैं। ये दोनों पार्टियों के सब लोगों को पता है। इसके बावजूद सब आंख नीचे रहे, अब एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इस परिवहन विभाग में जैसे पीडब्ल्यूडी में है, अभी सबको पता है कि एक ठेका कैसे मिलता है। करोड़ों अरबों के ठेके में तो पहले से सारी शर्तें तय होती है। इवन स्थानीय पत्रकार का 2-5 हजार का पैसा तक उसमें निर्धारित होता है, जो बजट बनाता है ठेकेदार, कि वो घपले उजागर ना करे। सारे अफसरों का, मुझे ऐसे मित्र मिले मेरे बड़े ठेकेदारों के जो यहाँ करोड़ करोड़ रुपए लेके आए हैं नगद, और यहाँ आके मंत्रालय और सब जगह उन्होंने बांटा है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर। समय बहुत कम है सर, नैतिक जवाबदेही के बारे में जानना चाहेंगे। सरकार को अब क्या करना चाहिए सर, क्योंकि सरकार तो अभी बीजेपी की है और विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना। अब ऐसे में सरकार की यहाँ पर जो भूमिका होती है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसका एक ही समाधान है, पारदर्शी तरीका अपनाया जाना चाहिए सार्वजनिक क्रियाकलाप में। जैसे स्वीडन में हुआ है, वहां भ्रष्टाचार शून्य हो गया है सूचना के अधिकार के समुचित क्रियान्वयन से। अब सारी पब्लिक एक्टिविटी को, जितने लोगों से जुड़े क्रियाकलाप हैं, जनहित से जुड़े क्रियाकलाप, सबका रिकॉर्ड ओपन कर दीजिए। हर आदमी कोई भी रिकॉर्ड मांग सकता है। किसी भी आरटीओ को ऑफिस में कितनी गाड़ियां पकड़ी गई, कहाँ जुर्माना हुआ, किससे वसूली हुई, क्या हुआ, हर चीज आप ओपन करिए। कोई भी आदमी रिकॉर्ड देख ले किसी भी ऑफिस में जाके। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है सर आपने। रिकॉर्ड्स की यहाँ पर बात आई और मुझे लगता है कि काफी सार्थक चर्चा हुई है। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मध्य प्रदेश में राजनीति गर्म है, गर्म भी क्यों ना हो, क्योंकि 52 आरटीओ सहित कई आला अफसरों के नाम डायरी में मिले हैं। इसमें हड़कंप मच गया है, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन अब यहाँ पर सरकार की जवाबदेही महत्वपूर्ण हो जाती है। देखने वाली बात होगी कि कई आला अफसरों के नाम और भी सामने आते हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश की डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।